Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQBIAS, today we'll be discussing the topic of Juvenile Justice Amendment Bill, which was recently passed by Rajya Sabha. तो इस बिल को लोकसभा ने तो पहले पास कर दिया था अराउंड मार्च के टाइम पे, और अभी रिसेंटली राज्यसभा ने भी पास कर दिया। तो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने इसे पास कर दिया है, तो अब ये एक्ट बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो अब हम इस बिल को डिस्कस करेंगे। अगेन विल बी डिस्कसिंग इन अ 3C अप्रोच। तो करंट डायमेंशन तो यही है कि ये बिल को पास करा गया है, फिर विल बी कवरिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इस बिल को तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इस बिल को पास करा जा रहा है, क्या बेनिफिट हैं, क्या इश्यूज हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को रिलेटेड, और साथ में इसका जो बैकग्राउंड है कि कौन से जो इसने एक्ट को इसने अमेंड करा था उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, और जुवेनाइल्स का इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, किस एज ग्रुप में केसेस हैं और क्या पेंडेंसी है, उसके रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये सोशल इश्यूज के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुवेनाइल्स का टॉपिक काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है, काफी टाइम से चल ही रहा है, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है। क्योंकि निर्भया जो गैंगरेप हुआ था, तो उसमें जो आपका जो क्रिमिनल था, तो वो आपका ऑलमोस्ट 18 साल से थोड़ी सी कम साल का था। तो वही कह रहे थे कि जुवेनाइल था और इसकी वजह से उसको लीनियंसी भी उसके लिए थोड़ी सी बढ़ती गई थी, उसके मतलब उसको पनिशमेंट में। तो वहां पे काफी कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे भी कि ऑल्दो वो 18 साल का होने वाला है, पर उसके लिए लीनियंसी क्यों। तो इस बैकग्राउंड में हम जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, अडॉप्शन के रिलेटेड हैं या फिर क्या एजेंसीज अपील्स के कंटेक्स्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट बिल आपसे पास करा जा रहा है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, जो राज्यसभा ने भी पास करा था, पहले इसको लोकसभा ने पास कर दिया था। पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। आपने सारे लेक्चर्स में देखा होगा कि वी फॉलो अ वेरी ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो पहले हम जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है आपका 2015 का, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2016 एंड इट रिपील्ड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। तो पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 2000 का, उसमें कुछ इश्यूज थे। फिर जो निर्भया गैंगरेप का जो केस हुआ था, उसके बैकग्राउंड में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। सो इसके अकॉर्डिंग अ जुवेनाइल इज अ पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है इट वेरीज फ्रॉम एक्ट टू एक्ट। कोई कहता है 14 है, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 16 है, कोई कहता है 18 है। तो यहाँ पे जुवेनाइल इज अ पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सो इट अलाउज द ट्रायल। अगेन आई वुड से ये अभी हम जो 2015 का एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये जो 2021 का जो बिल है उसके बारे में तो पढ़ ले, पर आपको लगे कि यार किस एक्ट को अमेंड करा है उसके बारे में तो बताया नहीं सर ने। तो इस वजह से मैं इसको ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोविजन है इसकी। ज्यादा इश्यूज डिस्कस नहीं करूंगा, बट की प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज अ जुवेनाइल इज अ पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सेकंड, इट अलाउज द ट्रायल ऑफ जुवेनाइल इन कंफ्लिक्ट विद लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर्स एज एडल्ट। जो मैंने आपको बताया था, जो निर्भया गैंगरेप का जो केस हुआ था उसके बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे केसेस हुए थे। उससे केस को तो पूरा नेशनल अटेंशन, नेशनल नहीं इंटरनेशनल अटेंशन मिल गई थी उस केस में। तो इसमें यही कहा था कि जो 16 to 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, तो इस केस में वहां पे उनको एडल्ट्स की तरह ट्रायल करा जाएगा। तो ये आपका है द नेचर ऑफ द क्राइम एंड वेदर द जुवेनाइल शुड बी ट्राइड एज अ माइनर और एज अ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो ये जो जुवेनाइल है आपका, उसको बच्चे की तरीके से ट्रायल करा जाएगा या फिर एडल्ट की तरीके से, किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा, क्राइम कितना सीवियर है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपका डिटरमाइन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो क्राइम के कंटेक्स्ट में हो गई कि, और जो उसके रिफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में हो गई। इट ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड अडॉप्शन प्रोसीजर्स फॉर ऑर्फन्स। तो जुवेनाइल जस्टिस है ये ऑर्फन्स के कंटेक्स्ट में जो उनकी अडॉप्शन के बारे में है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के बैकग्राउंड में काफी सारे बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, तो इस वजह से भी ये जो आपका नया बिल आया है वो भी इसी बैकग्राउंड में आया है। सो जो 2015 का एक्ट है इट स्ट्रीमलाइंड द अडॉप्शन प्रोसीजर्स फॉर ऑर्फन्स, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसे बच्चे हो गए जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना घर भाग गए हैं या फिर उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया है। तो उन केसेस में जो अडॉप्शन का प्रोसीजर था वो स्ट्रीमलाइन करा गया था। एंड देयर इज अ एजेंसी बाय द नेम ऑफ कारा। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज में आया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी। And the name of the agency is Central Adoption Resource Authority. So it has been given the status of a statutory body, एक legal body का status दिया था
टू परफॉर्म इट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। तो इसको एक लीगल बॉडी बना दिया गया था। तो यहां पे भी एक एमसीक्यू आपका बनता है कि वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास करने के बाद ये बॉडी बनाई गई थी, या फिर ये लीगल बॉडी है। सो इट्स अ लीगल बॉडी और इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कारा के बारे में, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये इसकी की प्रोविजंस हो गई। और ये एक्ट काफी हिस्टोरिक माना जाता था, सिग्निफिकेंट माना जाता था कि भाई जो भी कंफ्लिक्ट ऑफ लॉ में जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो जिन्होंने कुछ क्राइम करा है, फिर जिनके अडॉप्शन के इश्यूज है, तो उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपकी की प्रोविजंस बताई थी, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ऑल्सो फुलफिल्ड इट्स कमिटमेंट टू द वेरियस कन्वेंशन, दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, एक तो ये आपका हो गया यूएनसीआरसी, एंड देन द हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन। तो इंडिया इन दोनों कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जो हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो ये जो हेग कन्वेंशन है अडॉप्शन के कंटेक्स्ट में, इंटर कंट्री अडॉप्शन के कंटेक्स्ट में, तो ये 1993 में अडॉप्ट करी गई थी। तो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड एक कन्वेंशन, दूसरी आपकी हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो ये दो कन्वेंशन है, इसको इंडिया ने साइन करा हुआ है। तो इस एक्ट को इनैक्ट करने के बाद इंडिया ने अपनी सारी कमिटमेंट भी अपनी फुलफिल कर दी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर इसके इंप्लीमेंटेशन इशू अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने भी पहले कहा था, और जो भी लेटेस्ट जो डेटा हमारे पास था, तो 2019 तक सिर्फ 17 स्टेट्स एंड यूटीज ने ही जो इसका इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है इस एक्ट के अंदर जो पूरा कवर करा गया है, जो स्टैब्लिश करा गया है कि भाई इस एक्ट को इंप्लीमेंट कैसा करेगा, तो सिर्फ 17 स्टेट्स एंड यूटीज ने ही सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करिए। जो सारा बेसिक स्ट्रक्चर है स्टैब्लिश करा गया है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट दिस एक्ट। तो देखा जाए तो यानी कि बाकी स्टेट्स एंड यूटीज ने तो अभी स्ट्रक्चर ही स्टैब्लिश नहीं करा है। तो इस वजह से इसके इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं। इस एक्ट में और भी काफी सारी प्रोविजंस हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, वो हम सोशल इश्यूज की एक सीरीज लॉन्च करेंगे, तो उसमें मैं कवर करूंगा। क्योंकि आज का जो मेरा फोकस है वो मेरा फोकस है बिल के ऊपर, जो 2021 का जो अभी रिसेंटली जो बिल अभी अमेंडमेंट बिल है वो फोकस है। और अगर इस एक्ट को करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर दैट। तो जो सोशल इश्यूज के जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, उसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। सो अब हम बात करते हैं 2021 का जो बिल अभी जिसने इस 2015 के एक्ट को अमेंड करा है, तो क्या क्या प्रोविजन है। हमें क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि 2015 के एक्ट में क्या प्रोविजंस थी और क्या अमेंडमेंट करी हुई है। अडॉप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कारा को उसने एक नोडल एजेंसी लीगल बॉडी बना दिया था, और साथ में अडॉप्शन का प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन कर दिया था। तो अडॉप्शन के बारे में एक्ट क्या कहता है? द एक्ट स्टेट्स दैट द अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इज फाइनल ऑन द इशुएंस ऑफ एन अडॉप्शन ऑर्डर बाय द सिविल कोर्ट। तो एक सिविल कोर्ट है, जब वो अडॉप्शन ऑर्डर इशू कर देगा तब वहां पे अडॉप्शन का प्रोसीजर फाइनलाइज हो जाएगा। तो पर बिल ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ द सिविल कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम है, जो आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जब आप AQYS से कोचिंग लेंगे, या फिर आप अपने लेवल पे भी जब हम आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप होपफुली आप IAS बन जाएंगे और DM बनेंगे, तब आपकी ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है, तो अडॉप्शन ऑर्डर्स हैं वो DM इशू करेगा, इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इंस्टेड ऑफ सिविल कोर्ट, नाउ DM will be the final authority for issuing the adoption orders। ये पहला हो गया आपका। अब हम दूसरा आते हैं अपील के कंटेक्स्ट में। So the bill provides that any person aggrieved by an adoption order issued by the DM may file an appeal before the divisional commissioner within 30 days of such order। तो अगर कोई भी इंसान, अगर DM ने अगर एक ऑर्डर इशू करा अडॉप्शन ऑर्डर का, अगर कोई भी इंसान उससे खुश नहीं है, सो 30 दिन के अंदर, मतलब विद इन 30 days ऑफ इशूइंग द ऑर्डर, द अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिविजनल कमिश्नर। यानी कि अगर 30 दिन के बाद अगर आपने अपील फाइल करी है तो वो आपकी अपील को इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड दीज अपील शुड बी डिस्पोज्ड विद इन 4 weeks, 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। तो यही कहा जाता है, मतलब अराउंड 28 days आपका 4 weeks के अंदर। तो यही कहा जाता है आपका कि डीएम का अगर उसने ऑर्डर इशू करा है, इंस्टेड ऑफ सिविल कोर्ट, नाउ डीएम इज द फाइनल अथॉरिटी। तो जैसे ही आपका डीएम है, वो आपका अगर ऑर्डर इशू करता है अडॉप्शन ऑर्डर का, तो उसको इंस्टेड ऑफ सिविल कोर्ट, तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी जा सकती है विद इन 30 days बिफोर द डिविजनल कमिश्नर। एंड दिस अपील विल हैव टू बी डेल्ट, इसको डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, इसके अपील का जो ऑर्डर इशू करा जाएगा उस पर, वो विद इन 4 weeks, 28 days।
ये आपका है। तो ये अपील का मैकेनिज्म हो गया अडॉप्शन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब हम सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। जो 2015 का एक्ट है वो क्या कहता है? द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द जुवेनाइल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीनियस, सीरियस एंड पेटी ऑफेंसेस। तो 3 टाइप की कैटेगरी में इसके ऑफेंसेस को कैटेगराइज करता है। एंड द सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूड ऑफेंसेस विद इन 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये आपका 2015 का एक्ट है। बट बिल क्या कहता है? इट ऑल्सो एड्स दैट सीरियस ऑफेंसेस, ये सीरियस ऑफेंसेस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि एक तो हीनियस ऑफेंसेस हो गए, सीरियस ऑफेंस हो गए, पेटी ऑफेंसेस हो गए। पेटी ऑफेंसेस हो गए यानी कि छोटा सा हो गए, पॉकेट मारी के हो गए, या फिर थोड़ी सी छोटी सी चोरी कर ली, कुछ कर लिया, तो वो आपके पेटी ऑफेंसेस हो गए। हीनियस क्राइम्स हो गए, जैसे निर्भया गैंग रेप का केस था, वो आपका हीनियस ऑफेंस हो गया। एंड देन सीरियस ऑफेंस कोई और क्राइम हो गया, आपका किलिंग भी हो गया, वो आपका सीरियस ऑफेंसेस हो गया। Now the bill adds that the serious offenses will also include offenses for which maximum punishment is imprisonment of more than 7 years and minimum punishment is not prescribed or is less than 7 years. तो ये भी आपका सीरियस ऑफेंसेस के बारे में ऐड कर देता है। एंड विद दिस, इस अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी कि कुछ एम्बिग्यूटी थी सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगराइजेशन के कंटेक्स्ट में। मैंने आपको बताया था कि पहले सीरियस ऑफेंसेस विल इंक्लूड ऑफेंसेस विद इन 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। व्हाट अबाउट दोज ऑफेंसेस जिसके वहां पे इंप्रिजनमेंट है आपकी मोर देन 7 years, उसके बारे में क्या कहता है? सो यही बिल कहता है कि इट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑफेंसेस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट इज आपकी जो है 7 साल की जेल होगी एंड मिनिमम पनिशमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और इज लेस देन 7 years। तो वो भी उसके बारे में भी कहता है। सो विद दिस this amendment bill implements the Supreme Court verdict in Shilpa Mittal versus State of NCT, National Capital Territory, जो आपका दिल्ली का रीजन है, ऑफ दिल्ली 2020। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक वर्डिक्ट पास करी थी इन शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इस वर्डिक्ट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि सोशल इश्यूज का अगर कोई भी आंसर है या फिर पॉलिटी का कोई भी आंसर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको लिखेंगे तो आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा कि जनरल नहीं लिखा, इस लड़के ने पूरी पढ़ाई करी है। तो एक AQPAS में हम इंश्योर करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, जो भी की फैक्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे आपको। देन व्हाट अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन? यहाँ पे अगेंस्ट चिल्ड्रन, नॉट बाय चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट which is punishable with imprisonment between 3 to 7 years will be cognizable। ये जो आपका एक्ट कहता है, that is where arrest is allowed without warrant and non bailable। बट बिल क्या कहता है? that such offenses will be non cognizable and non bailable। तो non bailable तो पहले भी था, अब non cognizable भी हो गया है, ठीक है। पहले उसमें होता था कि the offenses will be cognizable, that is arrest is allowed without warrant। अब उसने क्या किया? नॉन कॉग्नाइजेबल है, दैट इज अरेस्ट इज नॉट अलाउड विदाउट वारंट। ये आपका हो गया ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में। अब हम डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एक्ट था वो क्या कहता है? ये हम 2015 के एक्ट के बारे में कह रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट एंड अदर ऑफेंसेस विल बी ट्राइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये एक डिवीजन थी कि ऐसे ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years वो चिल्ड्रन को ट्राई करेगा। बट ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो जेल होगी 7 साल से कम होगी वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका ट्राई करेगा। बट बिल जो है आपका, ये आपकी जो एम्बिग्यूटी है, ये जो आपकी डिस्टिंक्शन है, ये जो आपकी डिवीजन है, इसको रिमूव करता है। एंड द बिल अमेंड्स दिस टू प्रोवाइड दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि 7 साल के कम का कोई ऑफेंस होगा वो अब मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जो बच्चों के अगेंस्ट करा हुआ है जिसका पनिशमेंट 7 साल से कम है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। अब कितने कोई भी ऑफेंस जो बच्चों के अगेंस्ट कमिट करा गया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम हो, ज्यादा हो, कितनी भी हो, वो आपके चिल्ड्रन कोर्ट आपका देखेंगे। सो दीज आर द डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी कहते हैं। 2015 का एक्ट कहता है दैट स्टेट मस्ट कंस्टिट्यूट 1 or more चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। तो कहते हैं एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये 2015 का एक्ट कहता है। और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन भी थी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये बिल 2021 का जो बिल अमेंडमेंट बिल है, ये क्या कहता है? इट ऑल्सो एट सर्टेन क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी इनएलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द CWC।
तो एलिजिबिलिटी कंडीशन पहले से ही उस एक्ट के अंदर थी कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पर ये भी कह देता है, जो 2021 का जो अमेंडमेंट बिल है वो कहता है कि अगर कोई इंसान जिसका विच हैज एनी रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वॉज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसा कोई इंसान वो आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। एक तो ये हो गया कि अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन अगर चाइल्ड अब्यूज के कंटेक्स्ट में, तो ऑब्वियस ही बात है उसको तो क्यों बनाएंगे यार, ठीक है, तो वो इनएलिजिबल होगा। साथ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो एज टू अवॉइड एनी पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का वो मेंबर है, तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बन सकता है, बट सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये आपकी इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन भी ऐड कर दी गई है। एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कंटेक्स्ट में एक और चीज ये कहता है कि जो एक्ट था आपका 2015 का, इट प्रोवाइडेड दैट देयर विल बी नो अपील फॉर एनी ऑर्डर मेड बाय अ CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कंक्लूडिंग दैट अ पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बट द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन। ठीक है, तो ऑर्डर अगर कुछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, अगर कोई ऑर्डर आपका पास करता है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल करी जाएगी, बट ये बिल आपकी ये प्रोविजन भी रिमूव कर देता है। और साथ में अगर देखा जाए कि क्या रीजन है इसकी जो अमेंडमेंट है आपकी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गया, और मेनली जो अडॉप्शन के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हेग कन्वेंशन ऑफ 1993 को इंप्लीमेंट करता है, तो ये बिल आपका क्यों इसको लाया गया था, क्योंकि अडॉप्शन के जो केसेस है उसमें काफी ज्यादा डिले हो रहा था। जो मैंने आपको बताया था कि सिविल कोर्ट है वो आपका, तो सिविल कोर्ट यूज टू डील विद द अडॉप्शन केसेस, वो फाइनल ऑर्डर इशू करता था। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कहा जाता है कि सिविल कोर्ट्स वैसे ही ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो इस वजह से अडॉप्शन के जो केसेस हैं वो डील करने में उन्हें टाइम लग रहा है। रिसेंटली कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑर्फन ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस चक्कर में अडॉप्शन का इशू काफी हो रहा है। तो इसी बैकग्राउंड में ये बिल आपका इंट्रोड्यूस करा गया था। और साथ में ये कहा जाता है, गवर्नमेंट की ये जस्टिफिकेशन थी फॉर दिस बिल, दैट सिंस अडॉप्शन केसेस आर नॉन एडवर्सरियल इन नेचर, मतलब कोई उसमें लगता है कि अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं हो सकती, कोई क्राइम करने की इंटेंशन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, हो भी सकती है। तो कहा जाता है कि देन दे कैन बी डेल्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सिविल कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जुडिशरी के पास जाने की नहीं है, डीएम फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन थी। बट कुछ कंसर्न्स हैं। पहली बात तो यही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, और अगर आप सेकंड ARC की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो 2007-2008 में उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसने भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतने सारे काम होते हैं, जो आपका जो डीएम होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितनी लायबिलिटीज है। तो ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है। तो ना तो वो एक्सपर्ट है, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास ट्रेनिंग है। एक जनरल IAS ऑफिसर है, उसने अपनी ट्रेनिंग करी लब्बासना में, थोड़ा और कहीं पे काम करा, एंड देन उसकी पोस्टिंग हो गई है। अब वो अडॉप्शन के ऑर्डर्स भी इशू करेगा, तो ये उसको ओवरबर्डन करा जा रहा है। एंड सेकेंडली उसके पास ट्रेनिंग भी नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इस बिल के कंटेक्स्ट में। अगेन एज आई सेड दैट वी फॉलो 3C अप्रोच। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल की प्रोविजन बता दी है। सो आई एम क्रिटिकली एनालाइजिंग ऑल्सो, जो रीजंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए गए हैं कि ये सारे रीजंस थे जिसके लिए वजह से बिल पास करा गया। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर द बिल कि द अडॉप्शन केसेस आर नॉन एडवर्सरियल इन नेचर। सो इस वजह से डीएम आपका डील कर सकता है। बट ह्यूमन राइट, जो चाइल्ड केयर एक्टिविस्ट हो गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, उन्होंने जो कुछ कंसर्न रेज करी है, दैट अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज अ लीगल प्रोसेस which creates a permanent legal relationship between the child and adoptive parent. Therefore, judiciary is the right agency to issue the adoption order instead of district magistrate. तो यही कहा जा रहा है कि ये इसका लॉजिक जो गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज नॉट द राइट लॉजिक। ये एक लीगल प्रोसेस है। सो सिविल कोर्ट इज द राइट एजेंसी टू डील विद इट इंस्टेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और साथ में मैंने आपको बताया था कि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी डीएम को, तो ये भी हो सकता है कि डीएम के पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट्स होते रहते हैं, कास्ट कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रिवेंट करना, कुछ अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का होता है, इशू होता है, तो इट माइट बी दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माइट नॉट बी एबल टू गिव द टाइम टू दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। और साथ में मैंने यही बताया था कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो रूल्स होते हैं उसकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो नॉर्मली इतने ट्रेन नहीं होते, दे आर जर्नलिस्ट।
अगर आप IAS का एग्जाम क्लियर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सब एकदम से याद आपको पता चल जाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, बट दीज आर नॉट इक्विप्ड कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के रूल्स, प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने, तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, इस अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हो सकता है आप जब लबास में आ जाए तो आपको इसके बारे में भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये हमारा अमेंडमेंट बिल हो गया। साथ में जुवेनाइल्स के बारे में बात कर लेते, तो कुछ हम स्टैटिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं कि इंसिडेंस ऑफ क्राइम के बारे में अगर हम बात करें तो अंडर IPC 1860 द मिनिमम एज एट विच अ पर्सन कैन बी चार्ज फॉर अ क्राइम इज 7 years। ठीक है, IPC 1860 आपका क्या कहता है कि अगर आप 7 साल से ऊपर हैं तो आपको क्राइम के लिए चार्ज कर दिया जाएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अरेस्टेड इंक्रीज फ्रॉम 33,000 इन 2009 to 38,000 in 2019, an increase of 15%. Children in 16 to 18 years age group account for majority of the children arrested. तो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी वहां पे जो सीरियस क्राइम करते हैं वहां पे उनको दे कैन बी ट्राइड एज द अडल्ट। तो ये 16 to 18 ईयर्स के एज में है, तो इसी वजह से जस्टिफिकेशन है कि जुवेनाइल्स में देखा जाए तो 16 से 18 के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आपके जो क्राइम कमिट करते हैं। एंड मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अरेस्टेड वर अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट, कॉजिंग हर्ट, बल्गरी एंड राइट्स। तो जो आपका पेटी क्राइम्स हो गया, आपका थेफ्ट हो गया, बल्गरी हो गया, किसी के घर में डाका डाल दिया, या फिर राइट्स हो गए, जो आपका सीरियस ऑफेंस में आ जाता है, तो उसके लिए आपको ट्राई करा जाता है। और पेंडेंसी देखें, देन द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ has increased from 43% in 2009 to 51% in 2019. Total number of convictions decreased from 52% in 2009 to 43% in 2019, whereas acquittals remained below 10%. तो ये pendency of cases के बारे में हो गया, वो incidence of crime के बारे में बता दिया था। So friends, with this I have covered the topic of Juvenile Justice Amendment Bill 2021, as well as I have also covered briefly द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, और साथ में जो भी जुवेनाइल्स के जो क्राइम्स के रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स थे और जो पेंडेंसी के जो केसेस उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. And before ending the lecture, I have an important announcement that we are launching our foundation batch for covering general studies, essay and CSAT for 2022 in the month of August. Under this, 800 hours of classes will be provided to you, out of which 80 hours of current affairs will be covered. तो 800 घंटे की आपकी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी आपको, कवरिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, जिसमें से 80 घंटे आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। साथ में कुछ ऑप्शनल बैचेस भी हम लॉन्च कर रहे हैं फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So if you have any query, you can always contact to us via these social media channels. Also, our office is open in Old Rajendra Nagar, Bada Bazaar, Marg. You can always walk into our office and meet our counselors. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.